हेलो दोस्तों, हमने इस क्वार्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के रिजल्ट्स कवर किए और पिछले क्वार्टर पीएसयू बैंक्स के। हमारे इंग्लिश न्यूज़लेटर के एक रीडर ने लिखा और पूछा कि क्या हम Q4 के पीएसयू नंबर्स भी कवर करेंगे। जवाब जाहिर है हाँ था। पिछले क्वार्टर की कहानी पहले कभी ना देखे गए स्ट्रेंथ की थी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गए। एसबीआई का तो अब तक का सबसे अच्छा क्वार्टर रहा। उन्होंने रिटेल सेगमेंट में प्राइवेट बैंक्स को कंपटीशन देना शुरू कर दिया और उनकी एसेट क्वालिटी भी सुधर गई। लेकिन जिन रिस्क्स के बारे में तब चिंता थी वो अब दिखने लगे हैं। पहली बात, मार्जिन्स कंप्रेस या कम हो रहे हैं क्योंकि रेट कट साइकिल का असर अब पड़ने लगा है। दूसरा, डिपॉजिट कॉस्ट्स उस तरह नहीं गिर रहे जिस तरह बैंक्स ने उम्मीद की थी और अप्रैल 2027 में आने वाला एक नया आरबीआई अकाउंटिंग रूल हर बैंक को अपनी प्रोविजनिंग के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम यही सब एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या बीओबी, पीएनबी और यूनियन बैंक की अर्निंग्स कॉल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम चारों बैंक्स के हेडलाइन नंबर्स देखेंगे। उसके बाद हम इन बैंक्स पे रेट कट्स का इम्पैक्ट भी देखेंगे। इसके बाद हम इन बैंक्स के टी बिल से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस समझेंगे। हम इन बैंक्स के डिपॉजिट्स की कंडीशंस भी देखेंगे और एंड में हम आरबीआई के नए अकाउंटिंग रूल को भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा नंबर्स पर फोकस करते हैं। पीएसयू बैंक्स के लिए ये वाकई एक रिकॉर्ड ईयर रहा है। एसबीआई ने साल भर में 80,032 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाया, जो लगभग 13% बढ़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहली बार 20,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट क्रॉस किया। पीएनबी और यूनियन बैंक दोनों ने अपना अब तक का सबसे ज्यादा क्वार्टरली प्रॉफिट पोस्ट किया। 4 में से 3 बैंक्स में क्रेडिट डबल डिजिट्स में बढ़ा। एसबीआई का क्रेडिट 16.9% बढ़ा, बीओबी का 16.2% और पीएनबी का 12.7%। यूनियन बैंक का क्रेडिट ग्रोथ 9.7% पर रहा, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने अंडर परफॉर्मिंग इंटरबैंक लोन्स का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया। अगर उसे निकाल दें तो असली ग्रोथ 15% के करीब है। लेकिन बैलेंस शीट के दूसरी तरफ डिपॉजिट्स हर जगह धीमी रफ्तार से बढ़े। 3 बैंक्स में 9 to 12% की रेंज में और यूनियन बैंक में सिर्फ 2.7% की रेट पे, जो एक्टिवली बल्क डिपॉजिट्स को रिटेल फंडिंग से रिप्लेस कर रहा है। एसेट क्वालिटी अच्छी हालत में है। हर जगह ग्रॉस एनपीएस 3% से कम है और नेट एनपीएस 0.5% के नीचे। प्रोविजन कवरेज यानी बैड लोन्स का वो हिस्सा जिसके लिए बैंक्स ने पहले से पैसा अलग रखा है, पीएनबी में 97% है, बीओबी में 94% और एसबीआई में थोड़ा कम 74% है। ये आखिरी नंबर आगे चलकर काफी मायने रखेगा। पीएनबी ने एक स्टैटिस्टिक शेयर किया जो ये बताता है कि ये चेंज कितना बड़ा है। जुलाई 2020 से उनके लोन बुक्स में बांटे गए 12.46 लाख करोड़ रुपीस में से क्यूमुलेटिव एनपीए डिसबर्समेंट्स का सिर्फ 0.40% है। लोन मिक्स भी सिक्योर्ड रिटेल की तरफ शिफ्ट हुआ है। बीओबी के पर्सनल लोन सिर्फ 8.7% बढ़े, जो ऑटो और मॉर्गेज की 19 to 20% ग्रोथ से काफी कम है। जबकि एसबीआई का गोल्ड लोन बुक 100% बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपीस के पार निकल गया। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज 15% से 18% के बीच हैं, जो काफी कंफर्टेबल है। किसी भी बैंक को ग्रोथ फंड करने के लिए नया इक्विटी रेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब स्ट्रक्चरल फोर्सेस की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी और दिसंबर 2025 के बीच आरबीआई ने रेपो रेट में टोटल 125 बेसिस पॉइंट्स का कट किया। दिसंबर का कट क्वार्टर के बीच में आया था, इसलिए Q3 पर सिर्फ 3 हफ्ते का असर पड़ा, लेकिन Q4 को इसका पूरा इम्पैक्ट झेलना पड़ा। इसका असर बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन या एनआईएम पर साफ दिखता है और इसकी वजह बड़ी सिंपल है। देखो, जो लोन्स रेपो रेट से जुड़े होते हैं उनकी कीमत आरबीआई के रेट चेंज के कुछ हफ्तों में ही बदल जाती है, लेकिन डिपॉजिट्स इतनी तेजी से नहीं बदलते। आपके फिक्स डिपॉजिट पर बैंक जो रेट देता है वो अकाउंट ओपन करते वक्त लॉक हो जाते हैं। इसलिए आरबीआई के रेट्स घटाने के बाद भी बैंक्स पुराने और ज्यादा रेट्स पे करते रहते हैं जब तक एफडीज मैच्योर नहीं हो जाते। वो नए डिपॉजिटर्स के लिए भी रेट्स कम करने में स्लो रहते हैं क्योंकि कस्टमर्स उस बैंक में चले जाएंगे जो ज्यादा पे कर रहे होंगे। तो जब रेपो रेट गिरता है तो लोन से होने वाली यील्ड या कमाई पहले गिरती है और फंड्स की कॉस्ट धीरे धीरे पीछे आती है। बीच का ये प्रेशर ही मार्जिन कंप्रेशन जैसे दिखता है और ये बैंक्स के नंबर्स में साफ दिखा, इतना कि उनके नए साल के आउटलुक पर भी असर पड़ा। एसबीआई का डोमेस्टिक एनआईएम 3.03% रहा, जो पहले 3.21% की रेंज में था। बैंक ऑफ बड़ौदा के 3.04% एनआईएम ने मैनेजमेंट को फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए मार्जिन्स का एस्टिमेट घटाकर 2.75 to 2.95% करने पर मजबूर कर दिया। यूनियन बैंक का फुल बैंक एनआईएम साल भर पहले के 2.91% से गिरकर 2.70% हो गया। पीएनबी पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ। उनका एनआईएम 2.47% रहा, जो उनके 2.8 to 2.9% के अंदाजे से काफी कम था।
लेकिन Q4 सिर्फ रेट कट की वजह से मुश्किल नहीं था। इसके पीछे एक ऐसी सिचुएशन है जो PSU बैंक्स पिछले 2 सालों से झेल रहे हैं। कुछ वक्त से पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अपने कॉर्पोरेट लोन बुक में मार्जिन प्रॉब्लम्स हो रहे थे। 2022 के लो रेट पीरियड में बड़ी कंपनीज के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा थी, क्योंकि बैंक्स उन्हें लोन देने के लिए कम्पीट कर रहे थे। उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल करके बैंक्स को मजबूर किया कि वो अपने लोन्स MCLR यानी बैंक्स के इंटरनल बेंचमार्क की बजाय ट्रेजरी बिल या टी बिल यील्ड्स के हिसाब से प्राइस करें। इससे बैंक्स का अपने मार्जिन्स पर कंट्रोल कम हो गया। कैसे? MCLR बैंक का अपना बेंचमार्क है जो तभी गिरता है जब बैंक अपने डिपॉजिट रेट्स कम करता है। MCLR लिंक्ड लोन्स हर 6 या 12 महीने में रीप्राइस होते हैं, लेकिन टी बिल यील्ड्स मार्केट रेट्स के साथ सीधा मूव करते हैं। टी बिल लिंक्ड लोन्स रेपो या यील्ड में किसी भी बदलाव के कुछ ही दिनों में रीप्राइस हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अभी जैसे गिरते हुए रेट साइकिल में टी बिल लिंकेज बोरोअर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि रेट्स अपने आप कम हो जाते हैं, लेकिन बैंक्स इसमें फंस जाते हैं। SBI की कॉर्पोरेट बुक में एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़े लोन्स का हिस्सा अकेले Q4 में ही 43% से बढ़कर 49% हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी यही बात कही। अब दोनों बैंक्स की स्ट्रैटेजी ये है कि रिन्यूअल के वक्त इन टी बिल लिंक्ड लोन्स को वापस MCLR पर लाया जाए। एक और चीज जो मदद कर सकती है वो है नए सेक्टर्स जैसे डेटा सेंटर्स, बैटरी स्टोरेज और ट्रांसमिशन, जहां स्टैंडर्ड टर्म लोन्स की बजाय स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग की जरूरत होती है, जो बैंक्स को ज्यादा प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती हैं। लेकिन अगर लेंडिंग रेट्स ने मदद नहीं की तो डिपॉजिट्स का भी वही हाल है। BOB के मैनेजमेंट ने डिपॉजिट कॉस्ट को स्टिकी यानी जो आसानी से ना गिरे ऐसा कहा। वहीं PNB ने कहा कि अप्रैल तक डिपॉजिट रेट्स काफी हाई रहे और उनके कम होने के कोई सिग्नल्स नहीं दिखे। चारों बैंक्स का जवाब एक ही है, डिपॉजिट का कंपोजिशन बदलो। बल्क डिपॉजिट से हटकर जहां कॉस्ट 7 to 8% तक जाती है, रिटेल टर्म डिपॉजिट्स और कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट की तरफ बढ़ो, जो बैंक के लिए फंड कलेक्ट करने का सबसे सस्ता तरीका है। SBI और BOB के कासा में थोड़ी ग्रोथ हुई। यूनियन बैंक ने 6 महीने में कासा 2.7 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ाया और लगभग 70,000 करोड़ रुपीस के बल्क डिपॉजिट्स निकाल दिए। PNB इसमें थोड़ा पीछे रहा। उनका कासा लगातार 4 क्वार्टर से 37% पर अटका रहा। असली चैलेंज ये है कि भले ही कंपोजिशन सुधर रहा है, लेकिन कॉस्ट कम नहीं हो रही। रिटेल टर्म डिपॉजिट्स के लिए PSU और प्राइवेट बैंक्स के बीच कंपटीशन बढ़ गया है। डिपॉजिट रेपो रेट कट्स के हिसाब से घटते तो हैं, लेकिन आमतौर पर ये 1 या 2 क्वार्टर्स के लैग के बाद होता है। इन सब के ऊपर 1 अप्रैल 2027 से RBI का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस या ECL फ्रेमवर्क लागू होने वाला है। आज बैंक्स नुकसान के लिए प्रोविजनिंग के थ्रू पैसा तभी अलग रखते हैं जब लोन NPA बन जाता है, लेकिन ECL के अंडर बैंक्स को आने वाले वक्त में होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाकर पूरे लोन बुक पर प्रोविजनिंग करनी होगी, उन लोन्स पर भी जो आज बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। कॉल्स पर किसी भी CEO ने ECL के असर का पक्का एस्टिमेट नहीं दिया। BOB ने सिर्फ इतना कहा कि क्रेडिट कॉस्ट पर लगभग 18 बेसिस पॉइंट्स के असर का पुराना एस्टिमेट अभी भी सही लग रहा है। यूनियन बैंक ने कहा कि ट्रांजिशन के वक्त 4,300 करोड़ रुपीस का वन टाइम शॉर्टफॉल का एस्टिमेट मेंटेन्ड है। SBI और PNB ने सिर्फ इतना कहा कि ट्रांजिशन आसान और मैनेजेबल होगा, लेकिन बैंक्स ने इस नए रूल के हिसाब से बफर्स बनाना शुरू कर दिया है। BOB ने सिर्फ Q4 में 1,500 करोड़ रुपीस का फ्लोटिंग प्रोविजन बनाया। यूनियन बैंक ने 700 करोड़ रुपीस अलग रखे। PNB ने 270 करोड़ रुपीस जोड़े, जिससे उनका टोटल फ्लोटिंग प्रोविजन 2,045 करोड़ रुपीस हो गया। SBI ने नया प्रोविजन तो नहीं जोड़ा, लेकिन एनालिस्ट के मुताबिक उनके पास पहले से ही 29 to 30,000 करोड़ रुपीस का बफर है। चारों बैंक्स ने एक ही बात कही, ये बफर्स खास ECL के लिए नहीं है, बस जनरल सेफ्टी के लिए हैं। लेकिन ट्रांजिशन ईयर से ठीक पहले ऐसा करना बताता है कि ये असलियत में ECL के लिए ही है। यहाँ कवरेज रेशियोज का फर्क मायने रखता है। PNB और BOB 97% और 94% पर पहले से ही बैड लोन्स के लिए पैसा अलग रख चुके हैं, तो उन्हें ECL के लिए कम मेहनत करनी होगी। SBI 74% पर है, इसीलिए उनका बड़ा बफर बहुत ज़रूरी है। बैलेंस शीट के अलावा वेस्ट एशिया के हालात पर भी हर कॉल में बात हुई। मोरबी गुजरात का सिरामिक्स क्लस्टर बार बार जिक्र में आया, जहां गैस की बढ़ती प्राइसेस ने छोटी यूनिट्स के लिए प्रोडक्शन मुश्किल कर दिया है। रेमिटेंस फ्लोज भी थोड़े कम हुए हैं। बैंक साल भर इस सिचुएशन पर नजर रखेंगे, लेकिन अभी तक इस क्राइसिस की वजह से किसी भी बैंक का कोई स्ट्रक्चरल नुकसान नहीं हुआ है। इसकी एक वजह एक नया क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ने ECLGS 5.0 लॉन्च किया है, जो 2.5 लाख करोड़ रुपीस की क्रेडिट गारंटी स्कीम है MSMEs के लिए और 5,000 करोड़ रुपीस एयरलाइन के लिए है। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट लोन का क्रेडिट रिस्क अपने ऊपर लेती है, जिससे बैंक्स बिना किसी टेंशन के स्ट्रेस सेगमेंट्स को भी लोन्स दे सकते हैं।
एसबीआई का कहना है कि उनके कस्टमर्स इस स्कीम के अंडर 70 to 80,000 करोड़ रुपीस के लिए क्वालिफाई करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 27 इस बात का टेस्ट लेगा कि क्या स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स इतने गहरे हैं कि वो 3 बड़े चैलेंजेस एक साथ झेल सकें। पहला, एनआईएम्स के पुराने पीक से नीचे सेटल होना। दूसरा, चौथे क्वार्टर में ईसीएल फ्रेमवर्क का आना। और तीसरा, जियोपॉलिटिक्स का असर। बफर्स और लोन बुक को देखकर लगता है कि फंडामेंटल्स इन फोर्सेस को झेलने के लिए काफ़ी मजबूत है। उनका पिछला साल बेहतर रहा और उन्होंने इसका इस्तेमाल इन हालात की तैयारी के लिए ही किया है। आपको क्या लगता है, नया स्टेडी स्टेट कैसा दिखेगा? क्या डोमेस्टिक एनआईएम्स 2.5 to 3% पर ही रुकेंगे या कॉर्पोरेट बुक की वजह से और नीचे जाएंगे? जब असलियत में ईसीएल आएगा तो क्या उसका असर इन बफर्स से कम होगा? और अगर ऐसा हुआ तो बचे हुए पैसों का क्या किया जाएगा? ये सारी देखने लायक चीज़ें हैं। आप हमें अपने व्यूज़ भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।